जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो सॉलिड महसूस होती है। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये रियल लगती है। पर क्या हो अगर ये सब कुछ सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो, एक बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कन्विंसिंग होलोग्राम। ये शक कि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं, ये सवाल कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने भी दुनिया को देखकर यही सवाल पूछा था। उन्होंने माया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया या इसे एक गुफा की दीवारों पर नाचती परछाइयों जैसा बताया। सदियों तक ये सवाल सिर्फ फिलोसोफर्स और मिस्टिक्स के लिए था, लेकिन अब कुछ बदल गया है। आज दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट्स एक बहुत मिलता जुलता सवाल पूछ रहे हैं। उनकी भाषा अलग है। वो होलोग्राफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, एक दूर दराज सरफेस पर एनकोड की गई इंफॉर्मेशन की। तो जब एक फिजिसिस्ट हमारे यूनिवर्स को एक होलोग्राम बताता है और एक प्राचीन ऋषि इसे माया कहते हैं, क्या वो एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक आसान सा मेटाफर, या फिर हम साइंस के जरिए एक ऐसे सच को फिर से खोज रहे हैं जो बहुत पहले से पता था? ये सवाल हमें एक जर्नी पर ले जाता है, मॉडर्न फिजिक्स के कटिंग एज से लेकर एंशिएंट विजडम के केंद्र तक। चलिए इस गूंज को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे आज को हमारे बहुत पुराने अतीत से जोड़ती है। क्या हो अगर ये दुनिया, ये यूनिवर्स, हमारी पूरी रियलिटी जैसी हमें दिखती है वैसी है ही नहीं? क्या हो अगर ये सब कुछ, ये 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें हम जीते हैं, महज एक प्रोजेक्शन हो? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है, लेकिन मॉडर्न थियोरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में ये एक सीरियस आइडिया है। इसे द होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में ये प्रिंसिपल कहता है कि शायद हमारी 3D रियलिटी असल में एक दूर, फ्लैट, 2 डायमेंशनल सरफेस पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन है। जैसे एक क्रेडिट कार्ड पर लगा छोटा सा होलोग्राम रोशनी पड़ने पर एक 3D इमेज बनाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा पूरा यूनिवर्स भी शायद कुछ ऐसा ही है, एक विशाल कॉस्मिक होलोग्राम। ये आइडिया इतना रैडिकल है, इतना माइंड बेंडिंग है कि इसे पूरी तरह से समझना भी मुश्किल लगता है। ये हमारे रियलिटी के फाउंडेशन पर ही सवाल उठाता है। ये आइडिया कि हमारी देखी सुनी, महसूस की हुई रियलिटी शायद कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, एक प्रोजेक्शन, एक परछाई, एक इल्यूजन। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है कि इंसान, चाहे वो एंशिएंट फिलोसोफर हो या मॉडर्न फिजिसिस्ट, एक ही तरह के कंक्लूजन पर पहुंच रहा है? या फिर क्या हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में वाकई हमारी रियलिटी के नेचर के बारे में कुछ ऐसे सुराग छिपे हैं जिन्हें अब साइंस अपनी लैंग्वेज में डिकोड करना शुरू कर रहा है? 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने यह पता लगाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं होते। वो धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं, एक रेडिएशन छोड़ते हुए, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल नियम है कि इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो बस अपना फॉर्म बदल सकती है। लेकिन हॉकिंग की कैलकुलेशंस के हिसाब से जब एक ब्लैक होल पूरी तरह इवेपोरेट हो जाता तो उसके अंदर गिरी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। ये क्वांटम फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहा था। इसे अब ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा गया। कई सालों तक दुनिया के बेस्ट माइंड्स इस पैराडॉक्स से जूझते रहे। फिर जेरार्ड हुफ्ट और लियोनार्ड सस्किन जैसे फिजिसिस्ट ने एक रैडिकल सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा, व्हाट इफ द इंफॉर्मेशन नेवर एक्चुअली फॉल्स इनटू द ब्लैक होल? व्हाट इफ जब कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी उसके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को टच करती है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस 2D सरफेस पर ही इम्प्रिंट या इनकोड हो जाती है, बिल्कुल एक होलोग्राम की तरह। एक होलोग्राम एक 2D फिल्म होती है
जिस पर 3D इमेज की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। जब आप उस पर लाइट डालते हैं तो 3D इमेज प्रोजेक्ट होती है। थोफ्ट और सस्किंड ने प्रपोज किया कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी कुछ ऐसा ही है, एक 2D सरफेस जिस पर उसके अंदर मौजूद हर चीज़ की 3D इंफॉर्मेशन एनकोडेड है। इंफॉर्मेशन कभी अंदर गई ही नहीं तो उसके डिस्ट्रॉय होने का सवाल ही नहीं उठता। इस आइडिया से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी भी स्पेस के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है ये उसके वॉल्यूम पर नहीं बल्कि उसकी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि एक बड़े बॉक्स में ज़्यादा सामान आएगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो कैपेसिटी ज़्यादा, लेकिन इंफॉर्मेशन के केस में यूनिवर्स के नियम अलग हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जिसे बेकेनस्टीन बाउंड कहते हैं, वो वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बल्कि उस वॉल्यूम को घेरने वाली बाउंड्री यानी सरफेस एरिया के हिसाब से तय होती है। अगर ये नियम ब्लैक होल्स के लिए सच है, जो यूनिवर्स की सबसे डेंस चीज़ें हैं, तो शायद ये पूरे यूनिवर्स के लिए भी सच हो। और यहीं से जन्म हुआ द होलोग्राफिक प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल कहता है कि हो सकता है हमारी पूरी 3 डायमेंशनल रियलिटी, ये तारे, ये गैलेक्सीज, ये अर्थ और हम खुद, ये सब बस एक प्रोजेक्शन हो। एक ऐसी रियलिटी जिसकी सारी इंफॉर्मेशन एक बहुत दूर, विशाल 2 डायमेंशनल सरफेस पर लिखी हुई है, जैसे एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव पर। हम उस इंफॉर्मेशन का 3D प्रोजेक्शन है। ये सिर्फ एक वाइल्ड गेस नहीं है। 1997 में फिजिसिस्ट हुआन माल्डासेना ने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की। इसे ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर इसका सार ये है। माल्डासेना ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि 2 बहुत अलग अलग दिखने वाले यूनिवर्सेस असल में एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक यूनिवर्स 5 डायमेंशंस वाला था, जिसमें ग्रेविटी थी बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह, पर सिंप्लीफाइड। दूसरा यूनिवर्स 4 डायमेंशंस वाला था, फ्लैट था और उसमें ग्रेविटी नहीं थी। माल्डासेना ने दिखाया कि 5D यूनिवर्स में होने वाली हर घटना को 4D यूनिवर्स के नियमों से परफेक्टली डिस्क्राइब किया जा सकता है। उनके बीच एक परफेक्ट डिक्शनरी मौजूद है। इसका मतलब था कि एक हायर डायमेंशनल रियलिटी विद ग्रेविटी एक लोअर डायमेंशनल रियलिटी विदाउट ग्रेविटी से इमर्ज हो सकती है। एक 3D दुनिया एक 2D सरफेस पर लिखी इंफॉर्मेशन से बन सकती है। ये पहली बार था जब होलोग्राफिक प्रिंसिपल कोरी कल्पना से निकलकर कॉन्क्रीट मैथमेटिक्स का हिस्सा बना। फिजिक्स अपने सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां रियलिटी खुद एक प्रोजेक्शन जैसी लगने लगी। तो यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन अगर एक 2D सरफेस पर लिखी जा सकती है, इसका मतलब क्या ये है कि कोई है जिसने ये इंफॉर्मेशन लिखी है? ये सवाल हमें फिजिक्स से निकालकर फिलॉसफी की दुनिया में ले जाता है। यहाँ हम कैसे से ज़्यादा क्यों और किसने के बारे में सोचते हैं, और इसी सोच से जन्म होता है एक और पावरफुल आइडिया का, जिसे कहते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस होलोग्राफिक प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग है। इसका सबसे फेमस वर्जन 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने दिया था। बॉस्ट्रॉम का आर्ग्यूमेंट बहुत चालाकी से बुना गया है। वो ये दावा नहीं करते कि हम 100% एक सिमुलेशन में हैं, बल्कि वो एक ट्राइलेमा पेश करते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ जिनमें से एक का सच होना लगभग तय है। पहली पॉसिबिलिटी, कोई भी सिविलाइजेशन कभी इतनी एडवांस्ड हो ही नहीं पाती कि वो हाई फिडेलिटी एंसेस्टर सिमुलेशंस चला सके। एंसेस्टर सिमुलेशन का मतलब है अपने इतिहास का, अपने पूर्वजों का एक हाइपर रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाना। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी में उस लेवल तक पहुंचने से पहले ही हर सिविलाइजेशन किसी न किसी वजह से ख़त्म हो जाती है, चाहे वो युद्ध हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी, सिविलाइजेशंस एडवांस तो हो जाती हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, पर उन्हें ऐसे सिमुलेशंस चलाने में
कोई इंटरेस्ट नहीं होता। शायद वो इसे अनएथिकल मानते हैं या शायद ये उनके लिए बोरिंग है। वो अपनी कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करते हैं। और अब आती है तीसरी और सबसे माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी कि एडवांस सिविलाइजेशंस को ऐसे सिमुलेशंस चलाना बहुत पसंद है और वो इतने सारे सिमुलेशंस चलाते हैं, इतने ज़्यादा कि सिमुलेटेड दुनियाओं और उनमें रहने वाले सिमुलेटेड लोगों की गिनती असली दुनिया और असली लोगों से कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती है। अगर तीसरी बात सच है तो लॉजिक कहता है कि यूनिवर्स में अरबों खरबों सिमुलेटेड बीइंग्स होंगे और बस एक बेस रियलिटी होगी। तो प्योरली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप कहीं मौजूद हैं तो आपके एक सिमुलेटेड कॉन्शियसनेस होने के चांसेस एक ओरिजिनल बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस होने से कहीं ज़्यादा है। ये एक स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट है। ये कहता है कि अगर कोई भी सभ्यता कभी भी एंसेस्टर सिमुलेशंस बनाने में कामयाब हुई तो हम लगभग निश्चित रूप से उनमें से एक में हैं। और यहीं पर होलोग्राफिक प्रिंसिपल और सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझना ज़रूरी है। ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक फिजिक्स थ्योरी है। ये यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज के बारे में है। ये बताती है कि इंफॉर्मेशन कैसे बिहेव करती है, स्पेस टाइम कैसे काम करता है। ये यूनिवर्स का एक नेचुरल प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे ग्रेविटी एक नेचुरल लॉ है, वैसे ही होलोग्राफिक प्रिंसिपल को किसी सिमुलेटर या क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है। ये कहता है कि हमारी रियलिटी को किसी ने जानबूझकर बनाया है। इसमें इंटेंट है, एक क्रिएटर है। इसे ऐसे समझें, होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक कार का इंजन हो सकता है। ये बताता है कि कार चलती कैसे है, उसके मैकेनिक्स क्या है। पर सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहता है कि उस कार में एक ड्राइवर भी बैठा है जो उसे चला रहा है। हो सकता है कि वो ड्राइवर होलोग्राफिक प्रिंसिपल वाले इंजन का इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि ये यूनिवर्स बनाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। पर इंजन का होना ड्राइवर के होने का सबूत नहीं है। ये दो अलग अलग सवाल हैं। तो अब हमारे पास दो बहुत बड़े आइडियाज़ हैं। एक साइंस से, जो कहता है कि हमारी 3D दुनिया एक 2D सरफेस का प्रोजेक्शन हो सकती है, और एक फिलॉसफी से, जो कहता है कि स्टैटिस्टिकली शायद हम एक बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन ये आइडिया कि हमारी दुनिया असली नहीं है, कि ये एक इल्यूजन या प्रोजेक्शन है, ये कोई नया आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हजारों सालों से दुनिया भर की एंशिएंट फिलॉसफीज और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इसी तरह की बातें कही गई हैं। बस उनके शब्द और मेटाफर्स अलग थे। प्राचीन भारत में थिंकर्स इस बात पर गौर कर रहे थे कि हम जिस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वो सच में वैसी ही है जैसी दिखती है। हिंदू फिलॉसफी में, खासकर अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ थॉट में, एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, माया। माया का सीधा साधा ट्रांसलेशन होता है इल्यूजन या भ्रम, लेकिन इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। वेदांत के अनुसार माया वो कॉस्मिक पावर है जो हमें ये दुनिया दिखाती है। ये वो पर्दा है जिसकी वजह से हमें हर चीज़ अलग अलग दिखती है। मैं, आप, ये पेड़, ये पहाड़, ये सब अलग अलग एंटिटीज़ हैं। लेकिन फिलॉसफी कहती है कि ये सेपरेशन, ये मल्टीप्लिसिटी ही माया है। ये एक इल्यूजन है जो एक अकेली परम सच्चाई को छुपाता है। उस परम सच्चाई को कहते हैं ब्रह्म, द अल्टीमेट सिंगुलर रियलिटी। इसे समझने के लिए एक क्लासिक एनालॉजी दी जाती है। सोचिए, आप अंधेरे में एक रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेते हैं। वो जो डर है, वो जो सांप का एक्सपीरियंस है, वो रियल है।
लेकिन वो सांप खुद रियल नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है, एक प्रोजेक्शन। यहाँ वो सांप माया है और वो रस्सी जिस पर सांप का इल्यूजन प्रोजेक्ट हुआ वो ब्रह्मन है, द अंडरलाइंग रियलिटी। माया अनरियल इस सेंस में नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अनरियल इस सेंस में है कि वो टेम्परेरी है, बदलती रहती है और असलियत की एक गलतफहमी है। इस फिलॉसफी के हिसाब से जीवन का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना है, यानी माया के इस पर्दे को भेद कर ज्ञान के जरिए ये रियलाइज करना कि हमारी असल आइडेंटिटी, हमारा आत्मन उस परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं है। ये रियलाइज करना कि हम सब उसी एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। अब इसी तरह की एक और सोच हमें बुद्धिज्म में मिलती है। यहाँ सेंट्रल कॉन्सेप्ट है शून्यता, यानी एम्प्टीनेस। लेकिन एम्प्टीनेस शब्द सुनकर नथिंगनेस या शून्य का ख्याल आता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। ऑल थिंग्स आर एम्प्टी ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के प्रिंसिपल से समझाया जाता है। मतलब हर चीज़ दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होकर ही एग्जिस्ट करती है। जैसे एक टेबल, उसकी कोई अपनी टेबलनेस नहीं है। वो टेबल तभी है जब उसके पार्ट्स हैं, लकड़ी, पैर, टॉप। वो टेबल तभी है जब उसे बनाने वाला कोई कारपेंटर था, और वो टेबल तभी है जब उसे टेबल की तरह देखने वाला कोई माइंड है। अगर आप इन सब डिपेंडेंट फैक्टर्स को हटा दें तो टेबल का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं बचता, वो एम्प्टी है। इस आइडिया को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बैलेंस करने के लिए बुद्धिज्म में 2 ट्रूथ्स का डॉक्ट्रिन है। एक है कन्वेंशनल ट्रूथ, ये हमारी डे टू डे रियलिटी है, जहाँ टेबल एक टेबल है और चेयर एक चेयर। ये सच फंक्शनल है और हमें इसी में जीना होता है। और दूसरा है अल्टीमेट ट्रूथ, ये रियलिटी का असली नेचर है कि सभी चीज़ें इनहेरेंट एग्जिस्टेंस से खाली हैं, यानी शून्य है। स्पिरिचुअल गोल ये है कि हम अल्टीमेट ट्रूथ को समझें, बिना कन्वेंशनल ट्रूथ को नकारें। तो हज़ारों साल पहले 2 अलग अलग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस एक ही तरह के नतीजे पर पहुंच रही थी कि ये दुनिया जैसी हमें दिखती है वो रियलिटी की फाइनल लेयर नहीं है। ये एक पर्दा है, एक प्रोजेक्शन है जो एक ज़्यादा गहरी, ज़्यादा फंडामेंटल सच्चाई पर टिकी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की सोच सिर्फ ईस्ट तक ही सीमित नहीं थी। हज़ारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में वेस्ट की फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन भी इसी सवाल से जूझ रही थी। वहाँ एक फिलोसोफर थे, प्लेटो, और उन्होंने एक कहानी सुनाई जो आज भी हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, द एलिगरी ऑफ द केव। इमेजिन कीजिए, एक अंधेरी गुफा है, उसमें कुछ कैदी हैं जो जन्म से ही जंजीरों में बंधे हैं। उनका मुंह एक दीवार की तरफ है, वो सिर्फ सामने देख सकते हैं और कुछ नहीं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग और कैदियों के बीच एक ऊंचा रास्ता है जिस पर कुछ लोग तरह तरह की चीज़ों की पपेट्स लेकर गुजरते हैं। आग की रोशनी से उन पपेट्स की परछाइयाँ सामने की दीवार पर पड़ती हैं। कैदियों के लिए यही परछाइयाँ रियलिटी है। एक घोड़े की परछाई, एक पेड़ की परछाई, एक इंसान की परछाई। उन्होंने कभी असली घोड़ा या पेड़ देखा ही नहीं। वो इन हिलते डुलते 2 डायमेंशनल शैडोज़ को ही पूरी सच्चाई मानते हैं। फिर एक दिन एक कैदी आज़ाद हो जाता है। वो मुड़कर देखता है। पहले तो आग की रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, फिर उसे वो पपेट्स दिखाई देती हैं। उसे समझ आता है कि जिन परछाइयों को वो सच मानता था वो तो बस इन चीज़ों की नकल थी, रियलिटी तो कुछ और ही थी।
फिर वो कैदी गुफा से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया में, सूरज की रोशनी में। वहाँ वो असली पेड़, असली जानवर और असली इंसानों को देखता है। उसे एहसास होता है कि गुफा के अंदर की पपेट्स भी असली दुनिया की बस एक और नकल थी। प्लेटो इस कहानी से कह रहे थे कि हम सब उन कैदियों की तरह हैं। हमारी ये फिजिकल दुनिया जिसे हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, वो उस गुफा की दीवार पर नाचती परछाइयाँ हैं। ये एक इम्परफेक्ट, फ्लीटिंग कॉपी है। असली रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, कहीं और मौजूद है। एक परफेक्ट, इटर्नल और अनचेंजिंग रेल्म, जिसकी ये दुनिया बस एक धुंधली नकल है। ये आइडिया कि हमारी दुनिया एक कॉपी है, प्लेटो के कुछ सदियों बाद और भी पावरफुल होकर लौटा। ये नॉस्टिसिज्म के कोर बिलीफ्स में से एक था। नॉस्टिक्स कोई एक ग्रुप नहीं थे, बल्कि अर्ली सेंचुरीज में फैले कई स्पिरिचुअल मूवमेंट्स थे, जिनका मानना था कि ये मटेरियल वर्ल्ड एक धोखा है। लेकिन प्लेटो की तरह वो इसे सिर्फ एक इम्परफेक्ट कॉपी नहीं मानते थे। उनके लिए ये दुनिया एक प्रिजन थी, एक फ्लॉड क्रिएशन। नॉस्टिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार एक ट्रू अल्टीमेट गॉड है जो एक प्योर स्पिरिचुअल रेल्म में रहता है, जिसे प्लेरोमा कहते हैं, यानी फुलनेस। लेकिन हमारी इस मटेरियल दुनिया को उस ट्रू गॉड ने नहीं बनाया। इसे एक लेसर, इग्नोरेंट बीइंग ने बनाया था, जिसे वो डेमियर्ज कहते थे। इस डेमियर्ज ने प्लेरोमा की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। उसने जो बनाया वो एक डिस्टॉर्टेड, केओटिक इमिटेशन थी, एक जेल। नॉस्टिक्स का मानना था कि हम सबके अंदर उस ट्रू गॉड की एक डिवाइन स्पार्क फंसी हुई है और जिंदगी का मकसद है नॉसिस हासिल करना। नॉसिस का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक डीप, इंट्यूटिव नॉलेज, एक एहसास जो हमें इस कॉस्मिक प्रिजन की सच्चाई दिखाता है और हमारी आत्मा को वापस प्लेरोमा जाने का रास्ता दिखाता है। तो एक तरफ प्लेटो की परछाइयाँ हैं जो एक परफेक्ट रियलिटी की इम्परफेक्ट कॉपी है, और दूसरी तरफ नॉस्टिक्स का फ्लॉड यूनिवर्स जो एक डिवाइन रेल्म की टूटी फूटी नकल है। दोनों ही मामलों में मैसेज साफ है, जो हम देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। हमारी रियलिटी एक निचली सतह है जो एक ऊंची और ज़्यादा सच्ची रियलिटी की तरफ इशारा करती है।